जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये लाइन सुनकर के आपको क्या याद आता है? आपको याद आता होगा इंश्योरेंस यानी कि बीमा। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में मात्र 37% लोग ऐसे हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस मौजूद है। यानी अभी भी भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफी ज्यादा कम है। तो इन्हीं तमाम चीजों को बढ़ावा देने के लिए, भारत में इंश्योरेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सरकार का टारगेट है कि 2047 तक भारत के सभी लोगों के पास इंश्योरेंस मौजूद होना चाहिए, तो इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए सरकार ने इंश्योरेंस ट्रिनिटी लॉन्च की है, यानी कि बीमा तिकड़ी लॉन्च की गई है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि इंश्योरेंस ट्रिनिटी क्या है और क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको इस इंश्योरेंस ट्रिनिटी में देखने को मिल जाएंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। वीडियो की करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले यहाँ पर वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। वीडियो की रूपरेखा में सबसे पहले हम खबर पे चर्चा करेंगे। खबर के बाद हम देखेंगे कि इंश्योरेंस ट्रिनिटी है क्या और इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, तो उन कंपोनेंट्स पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद योजना का महत्व क्या है उस पर बात करेंगे कि इसको शुरू क्यों किया गया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। इसके साथ साथ भारत में बीमा क्षेत्र की क्या स्थिति है, कहां पर मौजूद है, कितनी वैल्यू है, उसको भी देखेंगे। भारत सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की गई हैं और इरडाई क्या है। इरडाई यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, किस तरह से काम करता है, कौन से कानून इसके लिए मौजूद हैं, कहां से शक्तियां मिलती हैं, एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंत में एक सवाल भी आपके लिए होने वाला है, जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो प्रीलिम्स आधारित सवाल है, वीडियो को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा पूरा टॉपिक जो है आपका इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। जीएस पेपर 3 से आप इस पूरे विषय को जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत, और सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं खबर क्या है हमारी। तो हमारी खबर यही है कि हाल ही में भारत सरकार की ओर से बीमा विस्तार को लॉन्च किया गया है। बीमा विस्तार जो है वो बीमा ट्रिनिटी यानी इंश्योरेंस ट्रिनिटी का एक कंपोनेंट है। तो इस तरह से सरकार ने इंश्योरेंस ट्रिनिटी का जो तीसरा कंपोनेंट है वो लॉन्च कर दिया है, और अब आपकी इंश्योरेंस ट्रिनिटी या बीमा ट्रिनिटी जो है वो पूरी हो चुकी है। 3 कंपोनेंट आपके पूरे हो चुके हैं, और इस पूरी ट्रिनिटी का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि भारत में सभी के लिए बीमा प्रदान करने का जो टारगेट है उस टारगेट को प्राप्त किया जा सके, और भारत के प्रत्येक नागरिक के पास 2047 तक बीमा कवरेज मौजूद हो। तो इस टारगेट के साथ सरकार ने इस पूरी बीमा ट्रिनिटी की शुरुआत की है। बीमा ट्रिनिटी में 3 कंपोनेंट आपके शामिल हैं, वो हमने देखा। आप 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं उसको यदि आप देखें, इसमें पहला कंपोनेंट है आपका बीमा विस्तार, दूसरा कंपोनेंट है बीमा वाहक, और तीसरा कंपोनेंट है बीमा सुगम। एक एक करके तीनों को देखते हैं कि तीनों में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं बीमा विस्तार की। तो बीमा विस्तार की यदि आप बात करें, आप अभी अगर इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है। वर्तमान समय में मान लीजिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो वो आपको अलग कंपनी से लेना पड़ता है। आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो वो आपको अलग कंपनी से लेना पड़ता है। आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेना है वो आपको अलग कंपनी से लेना पड़ता है। तो यहाँ पर एक जटिलता पैदा होती है। लेकिन अब क्या किया जाएगा, ये जो बीमा विस्तार है, बीमा विस्तार के माध्यम से भारतीय कंपनियों द्वारा ये अपनाया गया एक मॉडल है जो कि आपका बीमा को और ज्यादा सरल बनाता है, ग्राहक के जो अनुरूप बनाता है, और उसको और ज्यादा व्यापक बनाने की कोशिश करता है। तो अभी बीमा विस्तार के माध्यम से क्या होगा कि आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, व्यक्तिगत दुर्घटना का कोई इंश्योरेंस हो गया, संपत्ति का इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, इसमें भर्ती को कवर करने वाला जो आपका जो इंश्योरेंस होने वाला है वो एक इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। समग्र प्रोडक्ट, एक ही चीज में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जिससे जो आपका इंश्योरेंस का मॉडल है उसको और ज्यादा सरल बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अगर आप समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए अभी एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है बीमा लेना चाहता है तो इसको हेल्थ का अलग बीमा लेना पड़ेगा, इसको लाइफ इंश्योरेंस अलग लेना पड़ेगा, टर्म इंश्योरेंस अलग लेना पड़ेगा, इसको हेल्थ इसको आपका रोड एक्सीडेंट का इंश्योरेंस अलग लेना पड़ेगा, इसको अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस अलग लेना पड़ेगा। हर एक कंपनी से अलग अलग इंश्योरेंस जो है इसको प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन अब ये जो बीमा सुगम योजना है, बीमा सुगम जो पहल है, ये एक नया मॉडल डेवलप करता है। ये तो पुराना वाला मॉडल है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नया मॉडल क्या है, नए मॉडल में आपको केवल एक ही प्रोडक्ट खरीदना है। तो आपको केवल एक ही प्रोडक्ट खरीदना है, और ये एक जो प्रोडक्ट है ये डेवलप किया जाएगा अलग अलग कंपनियों द्वारा मिल करके। तो यहाँ पर आप देखें कि चीजें कितनी आसान हो गई हैं। पहले आपको क्या होता था, अलग अलग कंपनियों के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको एक ही प्रोडक्ट खरीदना है और ये प्रोडक्ट डेवलप किया जाएगा अलग अलग कंपनियों द्वारा। तो ग्राहकों के लिए यहाँ पर जो है और ज्यादा सरलता और ज्यादा सिंप्लिसिटी आपको देखने को मिली है।
तो ये हो जाता है आपका बीमा सुगम। तो सबसे पहले हमने बीमा सुगम को समझा। बीमा सुगम क्या है? बीमा सुगम में प्रत्येक जोखिम लाइन को उसी व्यवसाय की जो अन्य कंपनियां हैं उनके साथ सह इंश्योरेंस मॉडल यानी कि को इंश्योरेंस मॉडल के आधार पर डेवलप किया जाएगा। अलग अलग कंपनियां मिलकर के एक प्रोडक्ट को डेवलप करेंगी और ग्राहकों को वो एक प्रोडक्ट बेचा जाएगा। किसी ग्राहक को अलग अलग कंपनियों से अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया आपका बीमा विस्तार। बीमा वाहक की बात करते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? बीमा विस्तार। दूसरा कंपोनेंट है बीमा वाहक। बीमा वाहक का मतलब है उन लोगों से जो लोग बीमे को आगे बढ़ाते हैं, इंश्योरेंस को आगे बढ़ाते हैं। और इंश्योरेंस को बेचने का काम कौन करता है? इंश्योरेंस को बेचने का काम किया जाता है इंश्योरेंस एजेंट की तरफ से। तो अब बीमा वाहक जो है, इस कंपोनेंट में सरकार का प्राथमिक टारगेट यही है कि बीमा इंश्योरेंस एजेंट जो हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो बीमा एजेंट बन सकें। तो ये हो जाता है आपका बीमा वाहक। तीसरा इसमें कंपोनेंट है बीमा सुगम। बीमा सुगम कंपोनेंट क्या है? बीमा सुगम कंपोनेंट मतलब यह है कि बीमे यानी इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, उनको इंटीग्रेट यहां पर किया जाए। यानी कि अभी आपका क्या होता है, अभी आपको बीमा खरीदना है तो अलग जगह से खरीदना पड़ता है। अगर आपको बीमा से संबंधित सेवाओं का पता लगाना है, अलग प्लेटफॉर्म है। बीमे के दावे का अगर आपको क्लेम करना है तो अलग आपके प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। दावे को ट्रैक करना है तो अलग प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। तो अलग अलग बीमे को आपको अलग अलग जगह जाकर के ट्रैक करना पड़ता है, अलग अलग जगह जाकर पे उसकी जानकारी एकत्र करनी पड़ती है। लेकिन अब सरकार जो है एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। डीआईपी डेवलप किया जाएगा, डीपीआई डेवलप किया जाएगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार एक प्लेटफॉर्म बनाएगी जिस एक प्लेटफॉर्म पर भारत में सभी जो आपकी बीमा सर्विसेज है वो मौजूद होगी। वहां से आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वहां से आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, बीमे को खरीद सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं, वहां से आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, वहां से आप अपना सेटलमेंट का क्लेम कर सकते हैं, वहां से आप अपना डिस्प्यूट रेस कर सकते हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म होगा जहां से सारी जो आपकी सर्विसेज हैं वो आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इसको क्या कहा गया है? ये योजना है आपकी बीमा सुगम योजना। तो हमने बीमा ट्रिनिटी पर बात की कि बीमा ट्रिनिटी क्या है। 3 कंपोनेंट उसमें शामिल हैं। पहला कंपोनेंट है आपका बीमा सुगम, दूसरा कंपोनेंट है बीमा वाहक और तीसरा कंपोनेंट है बीमा विस्तार। तो ये 3 कंपोनेंट जो है हमने इसको देखा। बीमा सुगम की अगर आप बात करें, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। 3 इसकी विशेषताएं भी हैं। पहली इसकी विशेषता ये है कि बेसिकली यहाँ पर आपका अलग अलग सेवाओं का एकीकरण किया जाएगा, एक ही जगह पर सारी सेवाएं मौजूद होंगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीमा सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ऑनलाइन माध्यम से आप जो है इंश्योरेंस खरीद सकते हैं और इसके साथ साथ आपका दावों का निपटान जो है, जो क्लेम सेटलमेंट है, वो भी उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा हो सकेगा। तो ये 3 विशेषताएं आपको उस नए प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी और इस नए प्लेटफॉर्म का संचालन जो है वो एक अलग कंपनी द्वारा किया जाएगा। कंपनी का नाम भी सरकार ने तय कर दिया है, इसका नाम होगा बीमा सुगम इंडिया फाउंडेशन। इसके माध्यम से इस नए प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जाएगा और उसको संचालित किया जाएगा। और इस प्लेटफॉर्म को सरकार ने यह भी अधिकार दे दिया है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये अलग अलग बीमा कंपनियां, क्योंकि उन्हीं कंपनियों के प्रोडक्ट बेचे जाएंगे, तो ये प्लेटफॉर्म, ये जो फाउंडेशन है, ये आपका अलग अलग बीमा कंपनियों से पूंजी जो है, पूंजी भी जुटा सकता है। तो ये अधिकार भी इसको यहाँ पर दिया गया है। तो ये हमने सबसे पहले बीमा ट्रिनिटी की बात की कि ट्रिनिटी है क्या और क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब एक बार हम एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। सूचना ये है कि जो हमारा पीवाईक्यू सीरीज है उसके बारे में अब तक आपने सुन लिया होगा। हम एक नई सीरीज लेकर के आए हैं जहां पर हम 2019 से लेकर के 2024 तक जो भी इंपॉर्टेंट यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं उन सभी सवालों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे और ये सवाल आपकी तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस सीरीज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगातार वीडियोस जो है सीरीज की आ रही हैं। पहला जो हमारा एपिसोड है वो पॉलिटी को लेकर के था, दूसरा एपिसोड भी पॉलिटी को लेकर के, और भी सारे एपिसोड आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम से आप जो है रोज रात को 9 बजे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सूचना आपका जो नोएडा वाला कैंपस है उसको लेकर के है। आप जानते हैं नोएडा कैंपस में नई क्लासेस शुरू हो रही हैं। हिंदी माध्यम का जो अगला बैच है वो 21 फरवरी से शुरू होगा और अंग्रेजी माध्यम का अगला बैच आज यानी कि 17 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो आप चाहें तो उसके बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है हमारा 8750187501, या फिर आप दृष्टि लर्निंग के ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको इस पूरे विषय के बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब ये जो बीमा ट्रिनिटी लॉन्च की गई है, इस ट्रिनिटी की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, इसको थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि इन तीनों पहलों के माध्यम से हम भारत में 2047 तक जो हमारा इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट है, किसका टारगेट है ये भारत सरकार का टारगेट है। और इस टारगेट को प्राप्त करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? इस टारगेट को प्राप्त करने की जिम्मेदारी है इरडाई की। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको जिम्मेदारी दी गई है कि ये हमारा 2047 तक भारत में
सभी लोगों के पास इंश्योरेंस मौजूद होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? 2047 तक। तो ये जो आपकी 3 पहले हैं, जो आपका इंश्योरेंस ट्रिनिटी है, ये इस पूरे लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकता है। तो ये हमने इंपॉर्टेंस की बात की। अब एक बार देख लिया जाए कि भारत में बीमा क्षेत्र की स्थिति क्या है, कहां पर मौजूद है। उसकी यदि आप बात करें तो भारत, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैलकुलेट करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीमा के मामले में भारत जो है वो आपको 10वें स्थान पर नजर आएगा। और अगर आप बात करें केवल एशिया में या फिर उभरते बाजारों में, अगर आप देखें जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उसमें भारत आपको दूसरे नंबर पर नजर आएगा। पहले नंबर पर कौन है दुनिया भर में? तो दुनिया भर में इंश्योरेंस के मामले में पहले नंबर पर आपको मिलेगा अमेरिका। अमेरिका में इंश्योरेंस का जो बाजार है वो दुनिया के किसी भी देश की तुलना में बहुत बड़ा है। अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो दुनिया के सभी देशों को अमेरिका अकेले ढक सकता है, इतना बड़ा इंश्योरेंस का बाजार जो है अमेरिका में मौजूद है। इसके बाद आप देखें और छोटे छोटे और देश आपको मिलेंगे और 10वें नंबर पर मिलेगा आपको भारत। तो दुनिया में 10वें नंबर पर भारत आपको देखने को मिलेगा। अगर कुल इंश्योरेंस बाजार की आप बात करें कि भारत, दुनिया का जो बाजार है उसमें भारत के बाजार की हिस्सेदारी कितनी है, तो ये तकरीबन आपका 1.9% के आसपास है। ये भी आपको याद रखना है कि 1.9%, या आप याद रख सकते हैं 2% के आसपास जो है भारत का बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार में हिस्सेदारी अदा करता है। संभावनाओं की यदि आप बात करें, इरडाई की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत अगले 1 दशक में जर्मनी, कनाडा, इटली और दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए 6ठे स्थान पर आ सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात भारत के लिए मौजूद है कि भारत में बीमे को लेकर के, इंश्योरेंस को लेकर के एक बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, एक बड़ी संभावना मौजूद है। और ये संभावना हम प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हमारी पोटेंशियलिटी है, हम अपनी एक्चुअलिटी से पोटेंशियलिटी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि हम अपने देश में इंश्योरेंस को लेकर के लोगों को जागरूक करें। क्योंकि अभी भी यदि आप देखें, इंश्योरेंस को भारत में इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जाती। आप देखें, इंश्योरेंस केवल आपका एक अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है वहीं तक सीमित होकर के रह जाता है। जबकि जो इंश्योरेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है वो भारत के लोअर मिडिल क्लास को है, वो भारत के लोअर क्लास को है। क्योंकि वहां पर संसाधनों की सबसे ज्यादा कमी आपको देखने को मिलती है। मान लीजिए कि अपर क्लास का कोई व्यक्ति है, वो कल को बीमार भी हो जाता है तो अपनी बीमारी का खर्चा वो उठा सकता है। लेकिन अगर लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास का कोई व्यक्ति जो है वो बीमार होता है तो उसके लिए अपनी बीमारी से संबंधित खर्चे की जो संसाधन है वही उसके पास मौजूद नहीं है। तो सबसे ज्यादा जरूरत जिसको है उसके पास ही जो है जो आपका इंश्योरेंस है वो मौजूद नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या भारत में है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस समस्या को सॉल्व किया जाए। इसके अलावा अगर टोटल वैल्यू की बात करें तो उम्मीद ये जताई जाती है कि 2026 तक आते आते भारत के बीमे बाजार की जो वैल्यू है वो 222 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास पहुंच सकती है। अगर आप देखें कुल इकोनॉमी में जो हिस्सेदारी है भारतीय इंश्योरेंस की, तो 2000 के आसपास अगर आप देखें तो साल 2000 के आसपास भारत की कुल जीडीपी में इंश्योरेंस की जो हिस्सेदारी थी वो तकरीबन आपका 2.7% के आसपास हुआ करती थी। इसको इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी कहा जाता है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है साल 2000 में 2.7% के आसपास हुआ करता था, जो कि अब बढ़ करके साल 2022 में 4% के आसपास पहुंच चुका है। तो ये हमने इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है उसको देखा। इसके अलावा अगर आप देखें वर्ष 2014 से लेकर के 2023 के बीच में भारत में कितना एफडीआई आया है, खासतौर पर इंश्योरेंस के सेक्टर में। तो इंश्योरेंस के सेक्टर में इस पूरी अवधि के दौरान तकरीबन 9 से 10 सालों का पीरियड है। इस पूरी अवधि के दौरान भारत को 54,000 करोड़ रुपए यानी कि तकरीबन 6.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई जो है प्राप्त हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सरकार भारत में इंश्योरेंस को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं कर रही है। अभी रिसेंटली सरकार की तरफ से 2025 का जो बजट पेश किया गया 2025-26 का, उसमें सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकार जो है बीमा क्षेत्र पर काफी जोर दे रही है और इसीलिए सरकार ने बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई है उसकी लिमिट को 74% से बढ़ा करके 100% कर दिया है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे रिसेंट घटना है इंश्योरेंस सेगमेंट को लेकर के, उसको आपको याद रखना है कि सरकार ने एफडीआई की लिमिट जो है उसको कितना बढ़ा दिया है, 100% तक बढ़ा दिया है। पहले 74% था, अब इसको बढ़ा करके 100% कर दिया है। तो ये एक रीसेंट इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। तो भारत में बीमे बाजार की क्या स्थिति है, इंश्योरेंस मार्केट की क्या स्थिति है, उसको हमने देखा। अब भारत में इंश्योरेंस को रेगुलेट करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत में इंश्योरेंस को रेगुलेट करने की शक्ति जो है वो IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास मौजूद है। क्या है इससे जुड़े कुछ प्रोविजंस अगर हम देखें तो 1999 में 1999 में इसको स्थापित किया गया था। एक नियामक संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी है। और किसको रेगुलेट करती है? ये रेगुलेट करती है भारत की इंश्योरेंस मार्केट को।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझें तो जैसे भारत में सेबी है, सेबी किसको रेगुलेट करती है? सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी रेगुलेट करती है भारत में शेयर मार्केट को। उसी तरीके से आपका IRDAI है जो कि भारत में इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है। इसके अलावा इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि भारत में बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके। जैसे सेबी का उद्देश्य क्या है? जो लोग भारत में शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके हितों की रक्षा की जा सके। तो सेबी क्या करता है? इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करता है। उसी तरीके से जो आपका IRDAI है या IRDAI है, ये बेसिकली आपका जो बीमा ग्राहक है, जो इंश्योरेंस कंज्यूमर हैं, जो इंश्योरेंस सब्सक्राइबर्स हैं, उनके हितों की रक्षा करता है। तो इसका हमने देखा 1999 में स्थापित किया गया था, इंश्योरेंस ग्राहकों की हितों की रक्षा करता है। इसके अलावा वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी होने का मतलब यह है कि इसको सरकार के एक कानून के माध्यम से बनाया गया था। कानून कब आया होगा? कानून आपका आया था IRDAI एक्ट 1999 में। तो याद रखना है आपको, वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये बीमा संबंधित गतिविधियों की निगरानी करते हुए बीमा उद्योग के विकास को विनियमित करता है, रेगुलेट करता है, बीमा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करता है। वही चीजें हैं जो हमने यहाँ पर देखा। और शक्तियां कहां से प्राप्त होती हैं? तो इसको दो कानूनों से शक्तियां प्राप्त होती हैं। एक आपका 1999 वाला कानून है जो हमने देखा, जिसके माध्यम से उसको गठित किया गया था। और एक कानून आपका 1938 के आसपास आया था, बीमा अधिनियम 1938, बीमा एक्ट 1938, बहुत पुराना कानून है। इसके माध्यम से भी इसको कुछ शक्तियां जो है प्राप्त होती हैं। तो ये ओवरऑल हमने IRDAI के बारे में बात की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझे, क्योंकि कई बार यूपीएससी को ये ट्रेंड रहा है यूपीएससी में कि कई बार बॉडीज को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर के सवाल पूछे गए थे। इसी तरीके से IRDAI को लेकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। सेबी से भी कई बार सवाल आए हैं, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो को लेकर के सवाल आए हैं। तो इस तरह से बॉडीज को लेकर भी कई बार यूपीएससी सवाल जो है पूछता रहता है। तो ये हमने IRDAI को लेकर के बात की, क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको समझा। अब अंत में एक सवाल भी आपके लिए मौजूद है, सवाल प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला कथन है, भारत सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र में केवल 74% FDI की अनुमति दी गई है। दूसरा कथन है, बीमा के मामले में भारत, चीन और अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत, चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। तीसरा इसको कर लीजिएगा, थर्ड प्लेस पर है। तो अब ये बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन से कथन हमारे सही हैं या फिर कौन से कथन गलत हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन A केवल एक, ऑप्शन B केवल दो, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन D ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।